इस फेज में दो बातें होती हैं। एक होता है हिलकेज लोडिंग इज अलाउड इस लोडिंग को अलाउ कौन करता है? तो दो ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो इस लोडिंग को अलाउ करते होंगे। एक है CDC6 और एक है CDT1। नाउ प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? CDT1, ओके। दूसरा है हिलिकेज एक्टिवेशन यहाँ नहीं होता है, सो नो हिलिकेज एक्टिवेशन, ओके। यहाँ पे हिलिकेज एक्टिवेशन क्यों नहीं होता है? याद करो, क्योंकि यहाँ पे CDK एक्टिविटी नहीं होती है। नो CDK एक्टिविटी। अच्छा, S फेज, G2 फेज, M फेज, यहाँ पे क्या होता है? इस दौरान हिलिकेज एक्टिवेशन होता है। ओके, और ये हिलिकेज एक्टिवेशन जब होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या? पहली चीज तो कि नया हिलिकेज का लोडिंग इनहिबिटेड होगा। सो न्यू हिलिकेज लोडिंग इनहिबिटेड। और दूसरा, जो लोडेड हिलिकेज होता है, ऑलरेडी लोडेड हिलिकेज एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड। ठीक है, ये बातें आपको समराइज करने में हेल्प करेंगी कि कौन से फेज में कौन सा काम होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये हिलिकेज एक्टिवेशन जो होगा वो क्यों होगा? क्योंकि CDK एक्टिविटी होगी। और नया हेलिकेज एक्टिवेशन लोडिंग नहीं हो सकता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? CDK एक्टिविटी। याद है, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं CDC6 और CDT1 को, तो ये न्यूक्लियस के बाहर चले जाएंगे। वो वाली कहानी आपको याद रखनी है। ओके, अब आते हैं रेप्लिकेशन टर्मिनेशन पे। एक बात बताओ मुझे, कुछ लोग गायब हो गए, क्या बात है? सो सभी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, क्लैरिटी है? यस आवाज सर। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ आप लोग पेन पेज लेकर के बैठे, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे आप लोग क्लासरूम में नोट करते हैं उस तरीके से नोट करें। यस सर, कर रहे हैं सर नोट। क्लासरूम से बस एक डिफरेंस होगा कि क्लासरूम में मैं आप लोगों को नोट्स डिक्टेट कर देता था, यहाँ पे नोट डिक्टेशन करने का समय नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो रादर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा, आप कॉपी कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। वो कैसे होगा वो आप कोचिंग से पता कर लीजिएगा, या फिर जो इसका नोट्स होगा, जो भी PDF कॉपी होगी, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, चलो
सो टर्मिनेशन पे आते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। सो प्रोकैरियोट्स में पहला देखते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का केस जो है बड़ा ही आसान सा है। ये थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है। सो इट फॉलोज थीटा मॉडल ऑफ replication. The question is what is theta model of replication? ठीक है। So there is a circular DNA molecule, double stranded circular DNA molecule, local unwinding, and then the origin of replication increases, yeah, replication bubble increases in size. Okay, and finally what happens, two different circles are formed। जो रेड वाला स्ट्रैंड बनाया है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, एंड देन द टोपोआइसोमरेजेस they separate the two circles from each other, and that is how the replication is completed. But there lies a problem, replication completion होने के समय एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं डीकैटिनेट। जो आपस में जुड़ा हुआ था वो था कैटिनेट, और कैटिनेट से क्या बनेगा, डीकैटिनेट, यानी दो सेपरेट डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। नाउ चूंकि ये जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, तो सर्कुलर डीएनए की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो दिस इज सर्कुलर डीएनए, एंड सर्कुलर डीएनए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो फ्री एंड। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि अगर फ्री एंड्स नहीं है तो पहली प्रॉब्लम कि डीएनए पॉलीमरेज अनलोड कैसे हो। सो प्रॉब्लम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अनलोडिंग, ये कैसे सॉल्व हो। ठीक है। दूसरी चीज है प्रॉब्लम ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट या प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल। ठीक है। तो इन दो प्रॉब्लम्स को पहले समझ लेते हैं। पहले तो प्रॉब्लम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अनलोडिंग। सो डीएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी फॉर डीएनए होती है डीएनए पॉलीमरेज has affinity for, एक मिनट, has affinity for
single stranded DNA template ओके नाउ ये जो एफिनिटी है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट के लिए ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है सो दिस एफिनिटी इज इंक्रीज्ड बाय या रेगुलेटेड बाय द बीटा क्लैम्प याद है मैंने बताया था ना कि बीटा क्लैम्प it enhances the processivity of the DNA polymerase ये कैसे इस एफिनिटी को रेगुलेट करता है तो दो बातें होंगी यहाँ पे पहला एफिनिटी कम होगी कब when the catalytic core has double stranded DNA template ठीक है और ये एफिनिटी बढ़ती है जब कैटालिटिक कोर पे क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट कैटालिटिक कोर है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट ओके नाउ अगर इस हिसाब से बीटा क्लैम्प डीएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को रेगुलेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एफिनिटी ज़्यादा होगी सो हायर एफिनिटी it will lead to the loading it will lead to loading of DNA polymerase और अगर एफिनिटी कम होगी लो एफिनिटी होगी सो दिस विल लीड टू unloading of DNA polymerase ओके सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी जैसे 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 डीएनए सिंथेसिस होती जाएगी तो होगा क्या देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी होगी ये टेम्पलेट डीएनए है टेम्पलेट डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इस टेम्पलेट डीएनए से जुड़ा एक प्राइमर ओके सो डीएनए सिंथेसिस का जो डायरेक्शन है वो क्या है ये वाला डायरेक्शन है डीएनए सिंथेसिस का अब इस प्राइमर डीएनए टेम्पलेट जंक्शन पे हमारा होगा डीएनए पॉलीमरेज सो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज ठीक है दिस इज डीएनए प्राइमर which will be elongated and this is DNA template now जब कैटालिटिक कोर को आप देखोगे ना तो क्या पाओगे कैटालिटिक कोर में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही होना चाहिए जो कि अनपेयर्ड हो सो जो टेम्पलेट है वो कैसा है अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा सो व्हाट विल हैपन द प्राइमर विल बी elongated सो प्राइमर इज elongated धीरे 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 इट इज इंक्रीज्ड नाउ जब ये फाइनली इस एंड पे पहुंचेगा तो अब डीएनए पॉलीमरेज के कैटालिटिक कोर में क्या कोई सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड है क्या
सो ये स्टार्टिंग थी, दिस इज स्टार्टिंग, ठीक है। कैटालिटिक कोर हैज सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड। कैटालिटिक कोर हैज सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड। अब ये है फिनिश, खत्म हो रहा है। खत्म होने के टाइम पे कैटालिटिक कोर में क्या है, कैटालिटिक कोर हैज double stranded DNA and no free or unpaired template nucleotide, ठीक है। कोई भी बेस टेम्पलेट का भी अनपेयर्ड नहीं है। अब इस सिचुएशन में आप अगर सोचो तो क्या क्या होगा। इस सिचुएशन में जो एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ये कौन कौन, एफिनिटी हाई होगी, और इस सिचुएशन में एफिनिटी लो होगी, ठीक है। और जब लो एफिनिटी होगी सो दिस विल प्रमोट अनलोडिंग, और ये दिस विल प्रमोट लोडिंग। समझ में आ गई बात? बताइए कितनी बार समझ में आ गई है? यस Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइमर रिमूवल। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती कि ये कैटिनेट थे तो उसको डीकैटिनेट करने के लिए तो टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी थी, ये भी क्लियर है। सो प्रॉब्लम ऑफ प्राइमर रिमूवल, जरा इसको समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा डीएनए है सर्कुलर, ठीक है। अब अगर ये मान के चलो कि ये एक डीएनए टेम्पलेट है, इस डीएनए टेम्पलेट पे अगर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई हो, मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई है, डिसकॉन्टिन्यूअस को भी भूल ही जाते हैं, तो जो भी सिंथेसिस हुई होगी उस सिंथेसिस के लिए एटलीस्ट एक प्राइमर की जरूरत जरूर पड़ी होगी, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइमर। नाउ सिंथेसिस हुई, प्राइमर का नेचर है आरएनए। सो प्रॉब्लम ये आएगी कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझो कि यहाँ पर सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस, तो अभी जब मैंने माना तो कहा कि ये पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ और सिर्फ एक प्राइमर है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। 50% डीएनए कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज होता है, और 50% डीएनए कैसा सिंथेसाइज होता है, डिसकॉन्टिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअस। सो बहुत सारे प्राइमर्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होंगे। अब इन प्राइमर्स को रिमूव करना है, तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, प्राइमर को रिमूव करना है तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉल 1। और डीएनए पॉल 1 के पास दो एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी दो तरीके की है। आपको पता है ना कौन कौन सी दो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज हैं?
एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये वाली एक्टिविटी कहलाती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और ये वाली एक्टिविटी कहलाती है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। ठीक है। So the primers will be removed by the DNA polymer, and what will happen? Ultimately, the gaps will be filled. ये लास्ट प्राइमर हो गया जिसको रिमूव करना है। ठीक है। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होगी तो इसके कारण होगा गैप क्रिएटेड, और इस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमर की ही पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी आएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे निक ट्रांसलेशन और गैप फिलिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमर। ठीक है। लास्ट प्राइमर होगा, तो लास्ट प्राइमर को हटाया, और देखिए पॉलीमराइजेशन के लिए क्या चाहिए, यूजिंग फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ प्रीवियस फ्रैगमेंट। ठीक है। तो ये वाला जो डीएनए है इसका 3 प्राइम OH है, इस प्राइमर को अगर हटाया मैंने, so this will be 3 prime OH of the previous fragment, and the same fragment will be used, 3 prime OH will be used to fill the gap. इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, निक ट्रांसलेशन। एंड फाइनली जो भी गैप फिलिंग हुई है उसको डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जोड़ देगा। तो फ्रैगमेंट ligated by the DNA ligase. So that is how prokaryotic DNA synthesis is completed. ठीक है, बात समझ में आई। अब आते हैं यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में प्रॉब्लम टर्मिनेशन में बस आएगी एंड्स पे। सो यूकैरियोट्स में कंडीशन सेम वही है, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन, एंड यूकैरियोटिक टर्मिनेशन में प्रॉब्लम ऑफ एट द एंड्स। इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्या है, यूकैरियोटिक जो जीनोम है वो है लीनियर, लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए इसका मतलब क्या है, फ्री एंड्स। ठीक है। इन फ्री एंड्स को हम लोग कहते हैं टीलोमियर्स। ठीक। नाउ अब सिचुएशन क्या है कि एक कोई डीएनए है, किसी डीएनए का एंड मैं देखता हूँ, एक क्रोमोसोम के डीएनए का एंड देखता हूँ। सो मान लीजिए
कि एक आपको पता है कि सिंथेसिस कैसी है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। तो 50% कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ होगा और 50% डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ होगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जो सिंथेसिस हुई है वो हुई है इस स्ट्रैंड पे, लैगिंग स्ट्रैंड पे। ये मिड है। सो इधर की जो सिंथेसिस हुई है वो कैसी हुई है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस, और इधर की सिंथेसिस कैसी हुई है, लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए बनेगा उसमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशन आएगी। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दिखाई देंगे आपको। ठीक है। अब ये जो लास्ट का फ्रैगमेंट है ना, इसको सिंथेसाइज करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ी है। एंड के सीक्वेंस को सिंथेसाइज करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ी होगी। और प्राइमर कैसा है, आरएनए नेचर का है। ठीक है। सो होगा क्या, जब रेप्लिकेशन खत्म होगा तो इन प्राइमर्स को हटाना पड़ेगा। एंड से प्राइमर्स को रिमूव कर दिए। सो प्राइमर रिमूवल। आप कहोगे बीच में भी तो प्राइमर्स रहे होंगे। यस, बीच में प्राइमर्स रहे होंगे, लेकिन बीच वाले प्राइमर्स अगर हटाए, पीछे वाले फ्रैगमेंट का 3 प्राइम ओएच क्या काम करेगा, 3 प्राइम ओएच के लिए एक तरीके से प्राइमर की तरह काम करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा हमारा जो भी लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होगा। नाउ इससे क्या होगा, क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग हो जाएगी। ठीक है। अब अगर क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग होगी तो दिक्कत ये होगी कि धीरे 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 जितने बार रिप्लिकेट होगा डीएनए, उतने टाइम आपका क्रोमोसोम छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपका क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। यानी कि इट कैन नॉट बी मेंटेन फॉर लॉन्ग। और अगर आपका क्रोमोसोम ज़्यादा समय के लिए मेंटेन नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि अ सेल विदाउट क्रोमोसोम इज नॉन वायबल। ठीक है। ऐसे केस में इन टीलोमेरिक एंड्स का मेंटेनेंस जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ टीलोमेरिक एंड्स नेसेसरी। और ये नेसेसरी क्यों है, टू मेंटेन द क्रोमोसोमल इंटीग्रिटी। और इस इंटीग्रिटी को मेंटेन कौन करेगा, सो देयर इज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड टीलोमेरेज। ठीक है। सो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन टर्मिनेशन में देयर इज द एक्टिविटी ऑफ टीलोमेरेज। ओके। नाउ टीलोमेरेज एक्टिविटी को समझने के लिए पहले टीलोमेरेज के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि टीलोमेरेज है क्या, टीलोमेरेज का नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और टीलोमियर्स के क्या फीचर्स। ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि टीलोमेरेज एक्टिविटी और टीलोमियर्स के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बातें आप लोगों को पता है कि नहीं बताएंगे। बताओ भाई, चुप मत बैठो आप लोग, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहो। टीलोमेरेज एक्टिविटी के बारे में कुछ पता है आपको कि नहीं? नो सर, नहीं पता। नहीं पता है।
अच्छा, टीलोमियर्स के बारे में कुछ पता है किसी को? बताने में कोई शर्माने की बात नहीं है, आप बता सकते हो, गलत ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मैं बता रहा था ना कि ये क्लास थोड़ी सी मोनोटोनस इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूँगा और आप बोलोगे नहीं। तो मोनोटोनस क्लास चाहते हो या फिर एक्टिव क्लास चाहते हो, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसा आप क्लास चाहते हो बताओ। टीलोमियर्स के बारे में कुछ जानते हो? बेसिकली इट्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ पे। हाँ, एंड ऑफ क्रोमोसोमल सीक्वेंस। और क्या खास बातें थी उनकी? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ पे। कैसे सीक्वेंसेस होते हैं? वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए वेरी जाते हैं। गुड, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। और कुछ? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का नेचर क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं टीलोमियर्स। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस विच रीजन होता है? अब सवाल ये है कि जो रिपीटिशन होगा ये किस सीक्वेंस का रिच रीजन होगा। सो दिस इज पहली चीज जीटी रिच रीजन, इसका है जीटी रिच, यानी ए और सी इसमें नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, जो रिपीटिशन होता है वो जीटी रिच जो होता है सीक्वेंस, इसका एक कंसेंसस सीक्वेंस भी है। कंसेंसस सीक्वेंस क्या है? टी टी ए जी 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 टी ए जी। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटिशन है? 10 न्यूक्लियोटाइड्स का। सर हाँ जी। सर कंसेंसस का क्या मतलब होता है? कंसेंसस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वसम्मति। कंसेंसस का मतलब होता है। ओके सर। सो मैं अगर ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 5 4 लोगों के टीलोमेरिक रीजन को, इनके सीक्वेंस को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, और मैं पाता हूँ कि अमूमन जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो टी टी ए जी 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 टी टी ए जी, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं पाता हूँ टी ए ए जी जी टी टी ए जी। बाकियों में पाता हूँ टी टी ए जी 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 टी ए जी टी टी ए जी 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 टी टी ए जी टी टी ए जी ए जी टी टी ए जी, ऐसे पाता हूँ। सो मैं कहूँगा पहली चीज कि पांचों में जो पहला बेस है वो टी है। सो टी फर्स्ट बेस हो, इसके चांसेस क्या है? 100%। सेकंड जो बेस है वो 5 में से 4 में टी है, तो सेकंड बेस के चांसेस हैं 80%। ये फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, थर्ड बेस ए है, इसके चांसेस भी हैं 100%। तो इस तरीके से जब मैं एक
कंसेंसस सीक्वेंस को पता करना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किसी सीक्वेंस का कंजर्वेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन में कितना परसेंट हाई है। अगर वह मोर देन 50% आता है तो मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलर सीक्वेंस 10वां बेस, 5वां बेस, छठा बेस वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ही है। ऐसे मैंने 10, 12, 20, 25 ऑर्गेनिजम्स के टीलोमेरिक सीक्वेंसेस को मॉनिटर किया और मैंने पाया कि ये सीक्वेंस अमूमन एक ही जैसा रहता है। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कंसेंसस। ओके सर। ठीक है? अच्छा, हम्म, नाउ सो टीलोमेरिक सीक्वेंसेज में यह एक सीक्वेंस होता है जो कि रिच होता है, पाया जाता है। ठीक है? नाउ टीलोमेरेज एंजाइम है यह एक आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है। सो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो टीलोमरेज जो है वो बेसिकली एक राइबोसोम है। ठीक है? अब टीलोमरेज आरएनए में कुछ सीक्वेंस होता है। इस एंजाइम के पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस है जो पार्शियली इस टीलोमेरिक सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, which is partially complementary to टीलोमेरिक सीक्वेंस। ठीक है? अब आप सोचिए कि अगर यह टीजी रिच है तो ये जो कंजर्व सीक्वेंस होगा ये कैसे रिच होगा? सी रिच होगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है? नाउ टीलोमियर्स, अभी टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोमेरेज की एक्टिविटी के बारे में बाद में बात करते हैं। टीलोमियर्स के फीचर्स के बारे में समझते हैं। सो ये रिपीट सीक्वेंस है ना, टीजी रिपीट सीक्वेंस है क्योंकि विच रिपीट एलिमेंट। ठीक है? इनका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्रोमोसोमल इंटेग्रिटी हाई होगी। सो हायर द रिपीट नंबर, greater the chromosomal integrity। इसको समझो। नाउ दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा ह्यूमन वाला, जैसे एक एग्जांपल है ह्यूमन वर्सेस माउस। ठीक है? दोनों के टीलोमेरिक रीजन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ह्यूमन डीएनए का जो टीलोमियर होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट टीलोमियर। माउस का जो टीलोमेरिक रीजन होता है वो लॉन्ग होता है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? अगर शॉर्ट टीलोमियर है और अगर लॉन्ग टीलोमियर है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा कि ये जो ह्यूमन सेल है इट कैन रेप्लिकेट फॉर लेसर नंबर ऑफ द रेप्लिकेशन साइकिल्स।
इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन सेल्स कैन अंडरगो, जितने बार रेप्लिकेट होगा उतने बार डिवाइड होगा. सो दिस कैन अंडरगो लेसर नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी प्रोजेनी सेल कम बनेगी. ठीक है. सो लो डिवीजन साइकिल्स, हाई डिवीजन साइकिल. ठीक है. अब आपके मन में सवाल आएगा कि टीलोमियर्स के सीक्वेंस से किसी एक सेल की डिवीजन साइकिल कैसे रेगुलेट हो. ठीक है. इस बात को समझ सकते हैं. सो मान लीजिए ये एक सेल है, सेल का एक क्रोमोसोम है, और ये इसके टीलोमेरिक एंड्स हैं. दो एंड होंगे किसी भी क्रोमोसोम के. अब खास बात ये है कि टीलोमियर्स होते हैं रिपीटेटिव एलिमेंट्स. और ये होते हैं रिपीटेटिव एलिमेंट्स. और आपको पता है रिपीटेटिव एलिमेंट्स का मतलब सिंपल डीएनए सीक्वेंस है. और सिंपल डीएनए सीक्वेंस का मतलब कि कोई जीन सीक्वेंस नहीं होगा. सो नॉन जेनिक रीजन होगा ना. ये वाला जो रीजन है, जो बीच में इनके इंटरवीनिंग रीजन जो बना हुआ है, इस रीजन में मेजॉरिटी ऑफ जीन्स होंगे. सो जेनिक रीजन, इनमें रिपीटिशन कम होगा. नाउ अब आप ऐसा समझो कि हर रेप्लिकेशन साइकिल के साथ में टीलोमियर्स छोटे होते जा रहे हैं. टीलोमेरिक shortening with ongoing replication cycles. So होगा क्या? After some replication cycles, ये जो टीलोमियर्स हैं ये थोड़े छोटे हो गए. यानी कि इतनी शॉर्टनिंग हो गई आफ्टर सम राउंड्स ऑफ द रेप्लिकेशन. थोड़े राउंड के बाद ये टीलोमियर्स थोड़े और छोटे हो जाएंगे. So ये टीलोमियर्स अब रेसिडुअल अमाउंट में बचे, वेरी शॉर्ट. अगली बार क्या हुआ कि एक रेप्लिकेशन और हुआ और टीलोमियर सीक्वेंसेस पूरे के पूरे गायब हो गए. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली जेनिक रीजन. ठीक है. अब मानते हैं कि इस टीलोमियर से अटैच्ड एक जीन है एक्स, और इस टीलोमियर से अटैच्ड एक जीन है वाई. ठीक है. और मैं कहता हूं एक्स एंड वाई आर एसेंशियल जीन्स. तो अगर एक्स और वाई एसेंशियल है तो लॉस ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? लीथल हो जाएगा ना. सो अगला राउंड ऑफ जो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें अब जो क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग होगी वो किसमें होगी? एक्स X एंड and वाई. Y. ठीक है. सो एक्स एंड वाई सीक्वेंसेस
डिसरप्टेड। और अगर ये सीक्वेंसेस डिसरप्ट होंगे तो क्या होगा? सेल लेथैलिटी होगी। सेल लेथैलिटी का मतलब सेल डेथ। ठीक है। सो अगर आप ये सोचो कि अगर टीलोमियर्स छोटे हैं तो कम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल्स लगेंगे क्रोम टीलोमियर्स को कंप्लीटली लॉस होने में। ठीक है। तो यानी कि कम से कम डिविजन्स में जो हमारे वाइटल जीन्स हैं उनके सीक्वेंसेस डिसरप्ट हो जाएंगे। अगर लॉन्गर टीलोमियर्स होंगे सो इट इज रिक्वायर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स टू रीच टू द एंड्स ऑफ द टीलोमियर्स। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सो एक एंड को ही मैं दिखाता हूँ। दो स्पीशीज है, एक का टीलोमेरिक रीजन में इतना बड़ा बनाता हूँ। नेहा आपका वीडियो ऑन है, उसको बंद कर लीजिए। ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टीलोमेरिक रीजन है ये 3000 बेस पेयर्स का है और ये जो टीलोमेरिक रीजन है ये 10,000 बेस पेयर्स का है। नाउ अगर मैंने ये कहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ टीलोमेरिक सीक्वेंस जो है या फिर कोई भी क्रोमोसोमल रीजन है तो मान लीजिए कि 200 बेस पेयर्स पर रेप्लिकेशन साइकिल है। सो क्या है 200 बेस पेयर्स टीलोमेरिक रीजन लॉस्ट पर रेप्लिकेशन साइकिल। सो ऐसे केस में इस क्रोमोसोम को और इस क्रोमोसोम को कितने नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल्स लगेंगे टू कंप्लीटली रिमूव द टीलोमियर। सो इस सिचुएशन में आने के लिए इसको कितने नंबर ऑफ डिविजन्स लगेंगे? सो आप कहोगे इसको कितने लगेंगे? 150। इसको 150 150 ना? 150 या 15? 1500 सॉरी 15 लगेंगे। सो अबाउट 15 लगेंगे। 15 साइकिल्स। इसको 10,000 लगे। और इसको कितने सॉरी लगेंगे? 100 50। हाँ सर 50। ठीक है। अब सोचो 15 साइकिल पे तो ये बिल्कुल भी टीलोमेरिक रीजन को छोड़ चुका है, जबकि आफ्टर 15 साइकिल्स इसका क्या हाल होगा? सो इसमें अभी भी टीलोमेरिक रीजन मेंटेन होगा, काफी हद तक बड़ा होगा। और कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 7,000 बेस पेयर्स का। इसको टोटल साइकिल लग रहा है 15 साइकिल, इसको लग रहा है टोटल 50 साइकिल कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। और जैसे ही 15 साइकिल के बाद 16वां साइकिल आएगा ना, 16th साइकिल, अब क्या होगा? ये जो क्रोमोसोमल रीजन था ये थोड़ा सा क्रोमोसोम का भी पार्ट, जीन एक्स का भी पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सो लॉस ऑफ वाइटल जीन। जबकि यहां पर कब मिलेगा? जब 51st साइकिल होगा तब आपको क्या मिलेगा? लॉस ऑफ वाइटल जीन। ठीक है।
इस नंबर को, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कोई एक सेल आराम से डिवाइड कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी लॉस इन द वाइटल जीन सीक्वेंस, इसको हम लोग कहते हैं हेफ्लिक नंबर। क्या कहते हैं इसको? हेफ्लिक नंबर। हेफ्लिक नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स a cell can undergo, the number of division cycles it can undergo without disrupting the vital gene sequence adjacent to the telomeric region. लेमैन लैंग्वेज में हेफ्लिक नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? It is the number of cycles of division a cell may undergo without affecting the cell survival. ठीक है? अब ये मिनिमम नंबर है या मैक्सिमम नंबर है? क्या है? सो इट इज द मैक्सिमम नंबर, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है? अब हेफ्लिक नंबर बताएगा कि भाई कोई सेल कितने बार डिवाइड कर सकता है। तो जो सेल है जिसका टीलोमियर छोटा है उसका हेफ्लिक नंबर क्या है? लेस है। जो सेल जिसका टीलोमियर बड़ा है उसका हेफ्लिक नंबर भी क्या होगा? हाई होगा। समझ में आ गई बात? सो CSIR ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन सेल्स और माउस सेल्स दोनों को कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है। ह्यूमन सेल्स लेसर नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स शो करते हैं, यानी इमोर्टेलिटी ये ज़्यादा देर तक नहीं शो करते हैं, जबकि माउस सेल्स 100 डिवीजन साइकिल्स के बाद भी सरवाइव करते हैं। सो इसके लिए रीजन क्या होगा? ठीक है? हाँ, सो उनका एक हेफ्लिक नंबर ज्यादा है वैसे। एग्जैक्टली हेफ्लिक नंबर ज़्यादा है और हेफ्लिक नंबर कम है किसी में। नाउ रीजन इज व्हाई हेफ्लिक नंबर इज मोर एंड व्हाई हेफ्लिक नंबर इज लेस। सो रीजन इज in human cells telomeres are short and in mouse cells they have longer telomeric sequences. So this could be one possible reason why the cells show differences in their division capabilities. ये बात समझ में आ गई? बताइए। यस सर। Yes, sir. Okay, so similarly आते हैं टीलोमियर्स के बारे में। तो टीलोमियर्स तो हो गया, अब टीलोमेरेज के बारे में जरा बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टीलोमेरेजेस क्या है? टीलोमेरेजेस है RNA having the catalytic activity. So these are ribozymes. ठीक है? और 2010 का नोबेल प्राइज इसी पे मिला है। नाउ ये जो राइबोजाइम्स है, सोनू चौहान काफी जल्दी जग गए हैं। सोनू जग गए? सोनू शर्माओ मत, बोल सकते हो।
सो राइबोजाइम्स है। इन राइबोजाइम्स के बारे में एक बात समझो कि दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल और ऐसी सेल्स को हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है। सोमैटिक सेल्स को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये वाली जो सेल्स होती हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अच्छा, डिफरेंशिएटेड सेल की एक खास बात होती है कि इट अंडरगोज एपोटोसिस। और ये वाली सेल्स दे डू नॉट अंडरगो। ठीक है। अब एपोटोसिस क्या होती है? ये होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि एक नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल के बाद द सेल विल बी इंड्यूस्ड फॉर सेल्फ डिग्रेडेशन। सेल ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसकी प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वो कैसी होती है? एक लिमिटेड प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी होती है। सो लिमिटेड डिवीजन साइकिल्स। और इसमें अनलिमिटेड डिवीजन साइकिल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं दे डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक सेल्स। ठीक है। नाउ अब लिमिटेड डिवीजन साइकिल्स और अनलिमिटेड डिवीजन साइकिल्स के पीछे रीजन क्या है? चक्कर ये है कि कोई भी स्पीशीज होगी तो सब में दो तरीके की सेल्स पाई जाएंगी, सोमैटिक और जर्म सेल्स। तो सभी सेल्स में टीलोमियर्स का लेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन एक सेल लार्ज नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स के लिए सर्वाइव करती है और एक कुछ कम नंबर ऑफ। रीजन क्या है? यहाँ पर जो टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज लेवल इज लो। लेकिन इनमें क्या होता है? टीलोमरेज लेवल इज हाई। तो सवाल ये है कि टीलोमरेज लेवल लो क्यों होगा? ठीक है। और सक्सेसिव राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ये टीलोमरेज का लेवल और कम होता जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? टीलोमरेज है एक आरएनए। और बताओ आरएनए कहाँ से बनता है? डीएनए से। और डीएनए में वो पार्ट जो कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाए उसको क्या कहते हैं? जीन। सो जीन का अगर एक्सप्रेशन होगा तो आरएनए बनेगा। पाया क्या जाता है कि सोमैटिक सेल्स में टीलोमरेज जीन एक्सप्रेशन इज लिमिटेड या फिर देयर इज नो एक्सप्रेशन। सो नो और वेरी लो टीलोमरेज जीन एक्सप्रेशन। जबकि जर्म सेल्स में क्या होता है?
हाई टीलोमरेज जीन एक्सप्रेशन। तो अब सोचो, अगर हाई एक्सप्रेशन होगा तो टीलोमरेज का लेवल भी हाई होगा। टीलोमरेज का अगर लेवल हाई होगा तो ये क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग को कम कर देगा। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, टीलोमरेज का काम क्या था, मिनिमाइज द टीलोमेरिक शॉर्टनिंग। अब सोचो, अगर टीलोमियर शॉर्ट नहीं होंगे तो हेफिक नंबर यहाँ ज़्यादा होगा ना, और टीलोमियर्स अगर शॉर्ट होने लगेंगे तो फिर हेफिक नंबर कम होने लगेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहला है टीलोमियर्स ये है शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि टीलोमियर्स की जो लेंथ है इट वेरीज अक्रॉस द स्पीशीज। शॉर्ट किस में था, ह्यूमंस में, लॉन्ग किस में था, माउस में। सो टीलोमेयर्स की लेंथ वेरी कर सकती है अक्रॉस द स्पीशीज। अच्छा, टीलोमरेज सो लो लेवल हो सकता है और हाई लेवल हो सकता है। अच्छा, लो लेवल किस में था, सोमैटिक सेल में। हाई लेवल किस में है, स्टेम सेल्स में। तो आप कहोगे टीलोमरेज का लेवल वेरीज among the cells of a species with respect to their differentiation status। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी। अब एक ही स्पीशीज में टीलोमियर्स की लेंथ तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन एक ही स्पीशीज में दो तरीके की सेल्स में जो हेफिक नंबर है वो बदलने वाला है। कैसे, मैं अभी इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। सो लो हेफिक लिमिट, हाई हेफिक लिमिट, लो हेफिक लिमिट, हाई हेफिक लिमिट। ध्यान दीजिएगा, ये जो हेफिक लिमिट है ये बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है बिटवीन टू डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ सेम स्पीशीज दिख रहा है। सेम स्पीशीज। ठीक है, सो अगर कोई आपसे कहता है किसी एक स्पीशीज के दो अलग अलग सेल्स हैं और उनके हेफिक नंबर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं, सो उसके पीछे क्या रीजन होगा, टेलोमरेज एक्टिविटी। वेरी गुड। अगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं और उनके हेफिक नंबर्स में हमें वेरिएशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, टेलोमेयर्स टीलोमियर्स में डिफरेंस। ठीक है। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि किसी एक स्पीशीज में टीलोमेरेज एक्टिविटी भी ज़्यादा हो और टीलोमेयर की लेंथ भी ज़्यादा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जी। सो आप कहोगे अगर ऐसा है, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद तब उसके बारे में सोचना। ऑब्जर्वेशन, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होगा। लेवल ऑफ टीलोमेरेज भी एक्टिविटी भी ज़्यादा है और टीलोमेयर का लेंथ भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, दो स्पीशीज है, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2। स्पीशीज 1 में क्या पा रहे हो और स्पीशीज 2 में क्या पा रहे हो। स्पीशीज 1 में आपको टीलोमियर की लेंथ हाई मिल रही है, टीलोमियर्स लॉन्ग है, यहाँ पर टीलोमियर्स शॉर्ट। दूसरी चीज जो आपको मिल रही है वो है टीलोमेरेज एक्टिविटी। सो टीलोमेरेज एक्टिविटी हाई है, एक्टिविटी लो। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या रीजन हो सकता है। सो आप कहोगे ये वाली जो स्पीशीज की सेल है जिसमें कि आप टीलोमियर लेंथ और टीलोमेरेज एक्टिविटी का डिफरेंस देख रहे हो, ये मोस्ट प्रोबेबली और स्टेम सेल, ठीक है, ऑफ स्पीशीज 2 स्पीशीज 1। और ये मोस्ट प्रोबेबली कैसी है, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक बिल्कुल। ठीक है। सो टीलोमेरेज एक्टिविटी के कारण जो डिफरेंस दिख रहा है वो बेसिकली स्टेम वर्सेस द सोमैटिक सेल का डिफरेंस है। टीलोमेरेज लेंथ का जो डिफरेंस है वो बेसिकली स्पीशीज डिफरेंस है। सो ये कहोगे आप स्पीशीज वेरिएशन, और ये कहोगे आप सेल वेरिएशन। सेल वेरिएशन। समझ में आया? तो इस तरीके से आप, हाँ जी बोलिए। सर जो टीलोमेरिक जो शॉर्ट इन लेंथ है वो बेसिकली ह्यूमन स्पीशीज के लिए बोला है ना, तो मतलब नहीं नहीं ह्यूमन नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक सब बोल में सकते होती हैं है, इस वेरिएशन। सब में होती है। अच्छा सर, ठीक है, टीलोमेरेज, मतलब यहाँ पर हमने ह्यूमन और माउस का एग्जांपल लिया था। हाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि टीलोमेरेज की लेंथ जो है वो माउस की टीलोमेरेज लेंथ से ह्यूमन की टीलोमेरेज लेंथ थोड़ी शॉर्ट है। शॉर्ट। लेकिन अच्छा। माउस का भी तो टीलोमेरेज लेंथ किसी से शॉर्ट हो सकता है, किसी दूसरी स्पीशीज से। ठीक है ठीक सर। है। नाउ आपके लिए ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि कैंसर सेल्स, इनकी जो हेफ्लिक लिमिट होती है वो बहुत हाई होती है। हेफ्लिक लिमिट ये होती है इन्फिनिटी। ठीक है। इसका मतलब ये सेल्स कैसी हो जाती है, इमोर्टल सेल्स हो जाती है। क्यों भाई, क्योंकि ये मल्टीपल राउंड्स ऑफ Cell रेप्लिकेशन, division. सो कैन अंडरगो infinite number of cell divisions without, without
disrupting the telomeres. ठीक है. Now question is कि why the Hayflick limit is infinity कैंसर सेल्स की. सो टीलोमियर्स की लेंथ शॉर्ट नहीं हो रही है, जबकि कैंसर सेल एक किसी एक अलग स्पीशीज का नहीं है. अगर ह्यूमन में कैंसर है तो ह्यूमन की ही सेल्स कोई कैंसर सेल बन गई है, तो उनका जो टीलोमियर का लेंथ है वो तो फिक्स है, लेकिन वह शॉर्ट नहीं हो पा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ वेरी हाई एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज. अब टीलोमेरेज का एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए कैंसर सेल्स में हेफलिक लिमिट कैसी है? इन्फिनिटी है. बस समझ में आ गई. अब कोई एंटी कैंसरस ड्रग अगर बनानी है, तो उसके लिए टीलोमेरेज एक टारगेट हो सकता है कि नहीं? एंटी टीलोमेरेज ड्रग हो सकती है, एंटी कैंसर ड्रग. ठीक है. अभिषेक गुप्ता, अभिषेक को क्या जरूरत है यहाँ पे आने की. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज द टीलोमेरेज एक्टिविटी. ठीक. नाउ ये कैंसर सेल्स की बात है. एंटी किसी भी ड्रग का टारगेट क्या आप रखोगे, ये इस हिसाब से आप सोच सकते हो. अब आते हैं कि टीलोमेरेजेज कैसे टीलोमेरेज की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, कैसे टीलोमेरेज की लेंथ की शॉर्टनिंग को, क्योंकि हर सेल डिवीजन के बाद टीलोमेयर छोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड से प्राइमर हटाओगे और उस एंड के लिए आपको कोई भी 3 प्राइम फ्री OH ग्रुप नहीं मिलेगा. सो कैसे ये टीलोमेरेज टीलोमियर्स की लेंथ की मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है. अब इसको समझते हैं. यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? टीलोमियर्स वर्सेस द टीलोमेरेज. बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अरे हाँ ना में कुछ जवाब दो. यस सर, आ गई. सो टीलोमेरेजेस की एक्टिविटी के बारे में समझो. तो जो टीलोमेरेज है यह एक RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करने वाला है एंजाइम है. RNA डिपेंडेंट मतलब टेम्पलेट हो गया RNA. टेम्पलेट क्या है? RNA. DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि DNA सिंथेसिस कर सकता है ये, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर सकता है. ऐसे एंजाइम्स जो कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. इसको हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जब RDT में जाएंगे.
लेकिन आज के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इफ अ डीएनए पॉलीमरेज यूजेज आरएनए एज अ टेम्पलेट देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। ठीक है, मेरे ख्याल से सेंट्रल डोग्मा आपको पता होगा। जी। डीएनए डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, and this RNA will be converted into polypeptide. ठीक है, now sometimes what you will find that RNA is first converted into DNA. तो DNA से RNA बनना, this is DNA and this is RNA. DNA से RNA बनना is transcription. ठीक है, RNA से DNA बनना is reverse transcription. ठीक है, अब RNA से DNA बने तो RNA को ही तो टेम्पलेट लिया जाएगा, तो जो RNA से DNA बनाएगा उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। So this is a reverse transcription enzyme. Now, how does it work? तो reverse transcriptase enzyme काम कैसे करता है? तो मान लो एक टीलोमेरिक सीक्वेंस था और इस टीलोमेरिक सीक्वेंस में आपने प्राइमर हटा दिया, यह सीक्वेंस हो गया छोटा। ठीक है, टीलोमेरिक फ्यूजन डीएनए रिजन, और डीएनए का ये है लैगिंग स्ट्रैंड। सो ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड। ठीक है, इस लैगिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस वही जो मैंने आपको बताया, टी AG GG and then TTAG। ठीक है, इस लैगिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री टीलोमेरेज का सीक्वेंस है। सो टीलोमेरेज का सीक्वेंस पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री ना कि कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका जो पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो क्या है, A U C इतना पार्शियल कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है। उसके आगे C A U C। ठीक है, आगे का रीजन ये टीलोमेरेज है। नाउ if this region forms a base pair, अब 3 प्राइम एंड का OH तो फ्री हो गया ना, और ये है RNA सीक्वेंस। So telomerase, what it will do, it will now start adding the nucleotides complementary to the RNA template. तो क्या क्या ऐड करेगा, C के सामने G, C के सामने G, A के सामने U, यानी कि ये तो DNA है तो यहाँ पे T ऐड करेगा। T देन A G। अब अगले राउंड में क्या होगा, अगले राउंड में ये जो नया सिंथेसिस हुआ ना TTAG, इसके सामने AAUC फिर से आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो आगे TTAG GG TTAG, ये तो था ही, इसके आगे जुड़ गया GG TTAG। अब नेक्स्ट राउंड में हमारा टीलोमेरेज अब यहाँ पे पेयरिंग करेगा। सो AAUC। चलो इसके आगे का जो सीक्वेंस है C AAUC, ये टीलोमेरेज का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब आगे फिर से वही बात, ये 3 प्राइम एंड है तो 3 प्राइम OH फ्री है,
अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज आ जाएंगे। सो जी जी टी टी ए जी, आगे फिर से इसी टी टी ए जी पे जिस तरीके से जुड़ा था ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी। ये टीलोमेरेज साइकिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि आपको एक ऐसा रीजन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आरएनए है। ये क्या है? ये आरएनए सीक्वेंस है, और डीएनए में आरएनए नहीं रह सकता। सो आरएनए को तो हटाना पड़ेगा ही ना हमें। आरएनए को हटाना पड़ेगा, यानी टीलोमेरेज को हटाना पड़ेगा। और जब टीलोमेरेज को हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस जुड़ा, ये पार्शियली सिंगल स्ट्रैंडेड जरूर होगा। दूसरी चीज है कि अभी लैगिंग स्ट्रैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, टीलोमियर्स पे स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड तो हमने अभी बनाया ही नहीं है। तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, तो सिचुएशन क्या है जरा समझो। सिचुएशन है, you have a sequence क्या था आपका? टी टी ए जी ए जी जी टी टी ए जी, ये सीक्वेंस था। उसके बाद आपने लैगिंग स्ट्रैंड पे कुछ सीक्वेंसेस को ऐड कर दिया। तो क्या क्या ऐड किया? जी जी टी टी ए जी, देन जी जी टी टी ए जी, जी जी टी टी ए जी, जी जी टी टी ए जी। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे 40-50 बार आपने एक्सटेंड कर दिया। राइबोजाइम यानी कि हमारा जो टीलोमरेज है वो कितना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर रहा है? सो मान लीजिए यहाँ पे था ए ए यू सी 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 ए ए यू सी। यह टीलोमरेज को यूज करके आपने टीलोमियर के लेंथ को बढ़ा दिया। सो टीलोमियर एक्सटेंडेड। ठीक है, और ये मेरा है लैगिंग स्ट्रैंड। ध्यान दीजिएगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है। अरे कौन कौन आ रहा है इसमें बार बार बीच में? नाउ अब आपने इस राइबोजाइम को हटा दिया, राइबोजाइम को हटा दिया यानी आरएनए गया। खा लीजिए हम उनके लिए दूध से बना देंगे। रिमूवल ऑफ टीलो, हम अपने लिए भी आलू उबालेंगे। किसी का माइक ऑन है, इसको बंद कर ले। रिमूवल ऑफ टीलोमरेज। ऐसे सिचुएशन में सीक्वेंस कैसा है? हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस था कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ तक तो कंप्लीट बेस पेयरिंग रही होगी डबल स्ट्रैंडेड में, और आपने टीलोमियर को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड टीलोमियर। एक्सटेंडेड टीलोमियर। अब रीजन ये है, यहाँ पे है कि साहब अब इसका डबल स्ट्रैंडेड फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए। ठीक है, सो
अगर मैंने इसको 3 प्राइम एंड तक एक्सटेंड कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डीएनए प्राइमेज, यूकैरियोटिक डीएनए प्राइमेज कौन है? यूकैरियोटिक डीएनए प्राइमेज कौन सा एंजाइम है? पॉलीमरेज अल्फा। भूल गए हो सब? So it can add a primer, and that primer can now be extended. Primer is extended. अच्छा, अब ऐसे पार्ट में अगेन यू विल फाइंड कि प्राइमर रिमूव होगा। तो प्राइमर रिमूवल हुआ, ये एक्सटेंडेड पार्ट था, ये आपका प्राइमर एक्सटेंड हुआ, प्राइमर इज रिमूव्ड, सो अगेन दिस मच रीजन इज अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड, है कि नहीं? सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमेरिक एंड। अब एक तरीका हो सकता है कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमेरिक एंड पे फिर से राइबोजाइम को यानी कि टेलोमेरेज को जोड़ करके फिर से एक्सटेंड कर दो। प्रॉब्लम ये है कि अगर यही होता रहेगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा? दूसरी चीज है कि अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड एंड है तो दिस इज नाउ ससेप्टेबल टू न्यूक्लियस डिग्रेडेशन, ठीक है? और न्यूक्लियस डिग्रेडेशन ना होने पाए, साथ ही साथ में टीलोमियर की थोड़ी शॉर्टनिंग भी हो गई है। अगले राउंड में फिर से ये मेंटेन तो होगा टीलोमेरेज एक्टिविटी के कारण, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जैसे ही प्राइमर एंड में एक प्राइमर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन को एक्सटेंडेड टीलोमेरिक सीक्वेंस को जब हमें डबल स्ट्रैंडेड बनाना होगा तो एक प्राइमर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी एंड में। सो उस प्राइमर के कारण हमेशा मेरा टीलोमेरिक रीजन थोड़ा छोटा तो होगा ही होगा, और जैसे जैसे सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ डिविजन्स होंगे तो टीलोमेरेज एक्टिविटी भी कम होती जाएगी, तो वो शॉर्टनिंग जो होगी वो सिग्निफिकेंट होती जाएगी। लेकिन शॉर्टेंड जो एंड्स हैं, टीलोमियर के एंड्स हैं, दे शुड नॉट बी डिग्रेडेड, क्योंकि अगर वो डिग्रेड हो गए तो प्रॉब्लम होगी कि एक्सोन्यूक्लियेजेस काटते 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 एक बार में अगर एक्टिविटी शुरू करेंगे तो पूरे एंड तक एक्टिविटी खत्म कर देंगे और डीएनए को पूरा का पूरा डिग्रेड कर देंगे, तो हमें बचाना पड़ेगा, ठीक है? बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसको बचाने के लिए क्या है कि ये जो ओवरहैंग सीक्वेंस है ना, इस पे कुछ फैक्टर्स बाइंड करने चाहिए। फैक्टर्स जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमेरिक एंड्स पे बाइंड करते हैं, और अगर किसी डीएनए पे एक प्रोटीन अगर बाउंड है तो न्यूक्लियस उस एक्टिविटी को, न्यूक्लियस उस डीएनए को डिग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहाँ पढ़ा है आपने? चलिए, तो डीएनए फुटप्रिंटिंग में पढ़ा था इसको। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रोटेक्शन ऐसे था, तो आपको ये जवाब देगा, ठीक है? अब टेलोमेरेज की लेंथ को रेगुलेट करने के लिए भी यही एक फंडा यूज होगा। सो रेगुलेशन ऑफ टेलोमेरेज लेंथ, अभी तक सीएसआईआर ने इसके बारे में सवाल नहीं पूछा है, बट यू नेवर नो, इस बार सीएसआईआर शायद यही सवाल पूछे। रेगुलेशन ऑफ टेलोमेरिक लेंथ, तो पहला तो है, हमने कहा एक तो हो सकता है टेलोमेरेज एक्टिविटी, ठीक है? एक्टिविटी से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, टेलोमेरेज की लेंथ बढ़ाई जा सकती है और फिर उसके बाद टेलोमेरेज में जो शॉर्टनिंग थी उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी
एक सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमेरिक डीएनए स्ट्रैंड जरूर होगा, टीलोमेरिक लेंथ। इसको कैसे प्रिवेंट करोगे? प्रोटेक्टेड बाय टीलोमेरेज बाइंडिंग प्रोटीन्स, टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये जो टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे ये दो तरीके के हैं। पहला, वो जो टीलोमेरेज के रिक्रूटमेंट को प्रमोट करते हैं, सो दोज which promote telomerase रिक्रूटमेंट। इस प्रोटीन का नाम है CDC13। CDC13, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो टीलोमेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, सो दोज इनहिबिटिंग टीलोमेरेज एक्टिविटी। ये भी जरूरी है कि टीलोमेरेज एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस ना हो, थोड़े समय के बाद टीलोमेरेज को डिटैच भी करना है, ठीक है। सो इनमें दो प्रोटीन्स आएंगे, उनका एक कॉम्प्लेक्स होता है, उनको हम लोग कहते हैं RAP1 RIF1 कॉम्प्लेक्स। RAP1 RIF1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों एक्टिविटीज को हम लोग समझते हैं। क्या क्या है? CDC13 टीलोमेरेज एक्टिविटी को प्रमोट करेगा और RAP1 RIF1 टीलोमेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, CDC13 ये कहाँ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमेरिक एंड्स पे, binds to single stranded telomeric end DNA, ठीक। अच्छा, इससे क्या होगा कि यहाँ पर टीलोमेरेज का रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, enhances telomerase रिक्रूटमेंट। दूसरा है RAP1 RIF1 कॉम्प्लेक्स। सो RAP1 RIF1 जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डबल स्ट्रैंडेड टीलोमेरिक डीएनए पे बाइंड करता है, binds to double stranded टीलोमेरिक डीएनए। अब सोचो, पहले सिचुएशन है कि टीलोमेरिक जो डबल स्ट्रैंडेड रीजन है वो छोटा है, तो ज्यादा से ज्यादा कौन बाउंड है? CDC13। जैसे जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड होता गया तो कौन बाइंड करने? RAP1 RIF1। और RAP1 RIF1 ज्यादा बाइंड करेगा तो टीलोमेरेज को रिक्रूट होने से रोकेगा। ये क्या करता है? इनहिबिट्स टीलोमेरेज एक्टिविटी, ठीक है। तो सिचुएशन समझो,
अभी आपका टीलोमेरिक डीएनए जो है लेंथ है, सिंगल स्ट्रैंडेड लेंथ है, यानी एक्सटेंशन हुआ टीलोमेरेज का। ये वाला भी रीजन टीलोमियर रीजन ही है। तो इस रीजन को मैं कहता हूं डबल स्ट्रैंडेड टीलोमियर। और ये वाला जो रीजन है ये है सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमियर। अभी रैप वन रिप वन बाइंड कर रहा है, रैप वन, और रैप वन से रिप वन बाइंड किया। सो दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड्स हियर, ठीक है। सो दिस इज रिप वन एंड दैट इज रैप वन। ठीक है, इस रीजन में CDC13 बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड वाले रीजन में। सो CDC13 बाइंड्स। सो ये क्या कर रहा है, टीलोमेरेज को प्रमोट कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है कि भाई आ जाओ। अच्छा, टीलोमियर की लेंथ बढ़ गई इससे। थोड़े टाइम बाद जैसा कि आपने देखा कि उसका प्राइमर बनेगा, और प्राइमर बनने के कारण जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन था वो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक पहले यहीं तक था, अब कहाँ तक हो गया, डबल स्ट्रैंडेड तक। और डबल स्ट्रैंडेड रीजन अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन बाइंड करेगा अब यहाँ पे, रैप वन रैप वन रिप वन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बाइंड करेगा। और रैप वन रिप वन अगर ज़्यादा बाइंड करेगा तो ये किसको इनहिबिट करेगा भाई कि अब तुम मत काम करो, टेलोमेरेज एक्टिविटी। टीलोमेरेज को, रिक्रूटमेंट को भी रोक देगा। ठीक है, सो दे विल इनहिबिट द टीलोमेरेज एक्टिविटी। ठीक है, रेस्ट यहाँ पर अब CDC13 का जो लेवल है वो कम हो गया, बट स्टिल मेरा जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है इट इज स्टिल प्रोटेक्टेड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ अगर कोई आपसे कहता है कि जो पहला कंडीशन है, इस कंडीशन में टीलोमेरेज एक्टिविटी हाई है, ठीक है, इस कंडीशन में टीलोमेरेज एक्टिविटी लो हो गई, साथ ही साथ में इस कंडीशन में जहां पे टीलोमेरेज एक्टिविटी हाई है उस कंडीशन में रैप वन रिप वन एक्टिविटी कम है। एक्टिविटी कम है। जब डबल स्ट्रैंडेड हो गया सो रैप वन रिप वन एक्टिविटी बढ़ गई और उसके कारण टीलोमेरेज एक्टिविटी कम हो गई। समझ में? सो हम ये कहते हैं कि रैप वन रिप वन टीलोमेरेज एक्टिविटी का क्या है, इनहिबिटर है। अच्छा, इस तरीके से ये प्रोटेक्ट तो कर दिया, कुछ हिसाब से डबल स्ट्रैंडेड बना दिया, तो इसलिए न्यूक्लियस का डिग्रेडेशन से प्रोटेक्टेड हो। बट स्टिल देयर वुड बी सम प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी भी यह जो रीजन है ये कैसा है, स्टिल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड। और अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड है तो ये स्टिल ससेप्टेबल टू द न्यूक्लियस डिग्रेडेशन। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को कहते हैं टी लूप फॉर्मेशन। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ द टीलोमेरिक एंड्स। तो एक तरीका होता है, किसी सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन को प्रोटेक्ट करना है ना, तो एक तरीका हो सकता है
डीएनए रिपेयर सिस्टम, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग को कन्वर्ट कर दे डबल स्ट्रैंडेड रीजन में। तो ये हमारा टीलोमेरिक एंड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग है। डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या करे, इस ओवरहैंग को हटा दे, ठीक है, तो जो ओवरहैंग है इसको हटा दे। अगर ऐसा करेगा ना, अगर ओवरहैंग को हटाएगा तो इसको मैं कहूंगा डीएनए ब्रेक। और अगर डीएनए ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, और आप चाहते नहीं हो कि सेल डिवीजन इनहिबिट हो, ठीक है। इसलिए ओपन एंड्स को डबल स्ट्रैंडेड ब्लंट एंड्स में कन्वर्ट करने के लिए डीएनए ब्रेक क्रिएट करना वाया द रिपेयर सिस्टम, दिस इज नॉट अ गुड मैकेनिज्म फॉर द सेल सर्वाइवल। तो दूसरा सिस्टम क्या होगा, दूसरा होगा टी लूप फॉर्मेशन। और ये जो टी लूप फॉर्मेशन होता है, ये टीलोमेरिक एंड्स के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। अब ये टी लूप फॉर्मेशन होता कैसे है, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, सिंस टीलोमेरिक डीएनए इज रिपीटेटिव, तो इस रिपीटिशन के कारण क्या होगा, कैसे होगा, जरा देखते हैं। सो सपोज यह एक डीएनए स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है, टीलोमेरिक रीजन को हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, and suppose this is single stranded region, telomeric single stranded region. So यहां से लेकर के यहां तक telomeric डीएनए, ये वाला पोर्शन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड टीलोमेरिक रीजन, जिसको प्रोटेक्ट करना। ये जो टीलोमेरिक डीएनए है, ये है रिपीट एलिमेंट। सो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन इसी सीक्वेंस में होगा। सो जो रेड वाला स्ट्रैंड है, मैं इसको कहता हूं हैज complementary sequence to the single stranded telomeric region, डीएनए फोल्डिंग। और ये डीएनए फोल्डिंग जब होगी तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस फोल्डिंग के कारण ये वाला जो एंड हो गया, जो अभी यहाँ पे ओपन एक्सपोज्ड था, ये अब एंड कैसा हो गया, हिडन एंड। अच्छा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो सीक्वेंस है और ये वाला जो सीक्वेंस है ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे स्ट्रैंड इन्वेजन हो सकता है। ये वाला स्ट्रैंड यहाँ पे, ये वाला डीएनए, अभी जो ये सीक्वेंस है ना ब्लू ब्लैक वाला, ये इस रेड वाले के साथ में बेस पेयर्ड है, उसकी जगह पे ये वाला ब्लैक वाला इस वाले रेड वाले सीक्वेंस के पेयरिंग कर सकता है। इसको कहते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन।
स्ट्रैंड इंवेजन। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, ये वाला स्ट्रैंड अब इस वाले रीजन में, रेड वाले स्ट्रैंड के रीजन से बेस पेयर कर गया। सो आपका जो ये एक्सपोज्ड एंड था, अब वो एक्सपोज नहीं रह गया, ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। दूसरी चीज है, इंटरनल रीजन सिंगल स्ट्रैंडेड है, यह एक्सोन्यूक्लियस जिसको नहीं काट सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं टी लूप। ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं टी लूप बनना, ठीक है। और टी लूप बनना हमारे टीलोमियर के एंड्स को, एक्सपोज्ड एंड्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस डिग्रेडेशन, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। सर हाँ जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर हम्म। जब टी लूप जहाँ पे बना था वहां पे सर ऑलरेडी पहले से जो ब्लैक और रेड वाले स्ट्रैंड है उनकी हाँ, हाँ, बॉन्डिंग थी, तो बिल्कुल। सर फिर वो भी तो टूटी हुई होगी तब जाके वो बना होगा सर, नहीं, और इसी को कहते इजली हैं ऐसे स्ट्रैंड कैसे? इन्वेजन, इसी को कहते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस यहाँ पे अगर सीक्वेंस लिखा मैंने ना, A T T G G ऐसे लिखा, तो इस ब्लैक स्ट्रैंड पे भी वही सीक्वेंस है, A T T G G। तो इस रेड स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री U A A C C। अब दोनों ही सीक्वेंसेस क्या हैं? सेम ही हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन कैन इन्वेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड रीजन, और इसके कारण ये जो सीक्वेंस है ATTGG, ये इस रीजन के साथ में अपनी पेयरिंग कर लेंगे। ऑब्वियसली देयर वुड बी सम प्रोटीन इन्वॉल्व्ड which will facilitate this kind of strand invasion। चूंकि ये एंड पे था, ये 3 प्राइम एंड पे था, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, सो इट वाज प्रोन टू द न्यूक्लियस डिग्रेडेशन। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता तो न्यूक्लियस डिग्रेडेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे काम नहीं कर पाते। सो बेसिकली टू मेक इट डबल स्ट्रैंडेड, द सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन इन्वेडेड इनटू द डबल स्ट्रैंडेड रीजन। इस वाले रीजन में यह इन्वेड किया, it displaced the complement, the similar part on the double stranded region जो continuous strand पे था, इसको डिस्प्लेस किया, और ये वाला 3 प्राइम एंड अब कैसा हो गया? डबल स्ट्रैंडेड। नाउ इस एंड पे कोई एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं कर सकता, और इस रीजन में कोई एक्सोन्यूक्लियस नहीं काम कर सकता, क्योंकि ये इंटरनल रीजन है। यहाँ पर कोई भी अगर काम कर सकता है तो वो एंडोन्यूक्लियस काम कर सकता है। समझ में? So that is the feature, that is how the telomeres are not exposed। ये एक्सपोज नहीं होते हैं, और इनको स्ट्रैंड इन्वेजन कराने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, एक प्रोटीन है, ये CDC13 और RIF1 RAP1 प्रोटीन्स, they basically facilitate the strand invasion। समझ में आई बात? यस सर। So that is how the telomeric ends are protected। चलिए, सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप लोगों को अकॉर्डिंगली उसका मैसेज मिल जाएगा, और उन्हीं क्लासेज में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आप लोगों के जो डाउट्स होंगे, डाउट्स जैसे पहले क्लास में पूछते थे वैसे ही आप लोग डाउट्स पूछेंगे, ठीक है।